और पश्चिम बंगाल में मतदान लगातार जारी है और ऐसे में बंगाल में पहले चरण की वोटिंग जारी है। बंगाल के 16 जिलों के 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं तमिलनाडु में भी एक ही चरण में 234 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान वहां पर चल रहा है, जनता घरों से बाहर निकलकर वोटिंग कर रही है और ऐसे में वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यानी कि तमिलनाडु में आप देखिए किस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए गए हैं, लेकिन इस बार तमिलनाडु की जनता किसका साथ देगी? एक तरफ डीएमके है, दूसरी तरफ एआईएडीएमके है जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन है और तीसरी तरफ है टीवीके यानी कि विजय की पार्टी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। इंटरेस्टिंग ये चुनाव बहुत ज्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ बात पश्चिम बंगाल की करें, वहां पर सीधा सीधा मुकाबला टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में, टीएमसी और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। और देखिए इस बार बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश लगा दी है, कड़ी मशक्कत की है कि बीजेपी सत्ता में काबिज हो। तमाम मुद्दों को उठाया गया है, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। और ऐसे में वहां पर क्या कुछ चल रहा है, पल पल की अपडेट लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त मेरी सहयोगी अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, ओवर टू यू। बिल्कुल, एक बार फिर चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाजिल साहब, एक बात बताइए कि टीएमसी ने क्या क्या किया ऐसा पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कि जो आपके समुदाय के लोग हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो? आप ने जो जो वादे किए थे ममता दीदी ने वो पूरे नहीं किए, जो बातें आप लोगों के लिए कही थी वो पूरे नहीं किए, और आपको लगता है कुछ किया है 15 साल में आप लोगों की जमात के लिए, तो बता दीजिए। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश से बात खत्म हो सर, गई थी। उत्तर प्रदेश छोड़ दो ना, चुनाव की बात करते हैं ना सर। आपने एक बात, आज बंगाल है, तमिलनाडु है, वहां बात नहीं, आप ही ने कहा था, हमने नहीं कहा। आपने कहा तो उत्तर प्रदेश शुरू आपने किया था, खत्म मैंने किया। बस 20 सेकंड हम दे दे रहे, ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पे एक एडीजी थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की 2 कोठी किसी आईपीएस ने लिखवा ली, उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस अधिकारी ने अपने नाम लिखा ली। यही तो है लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का, कि मुख्तार अंसारी की 2 कोठी कोई आईपीएस अधिकारियों ने अपने नाम लिखवा ली। क्या लॉ एंड ऑर्डर? जब इतने बड़े अफसर, कहाँ लिखवा ली? डीएम सुन लीजिए, कहाँ लिखवा ली? अब पूछिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसको कोट कर रहे हो? एडीजी जो है, मैंने देखा है, एक एग्जांपल नहीं है ऐसा। सुन लीजिए, एडीजी का बयान है। अरे कौन सा एडीजी का बयान? नाम बताओ इस एडीजी का। अरे एडीजी कोई कह रहेगा तो आप मान लेंगे उस एडीजी को। अरे सबूत दिखाइए ना। अब हम कोई किसी का बयान नहीं है, बात ये कर रहे हैं। सिर्फ कहानी मतलब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के रहते हुए पुलिस वालों को बंधक बना लेता है, तब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती आप लिखवाने की बात कर रहे हैं आप। तो इतना बुरा नहीं, झूठ मत बोलिए आप, झूठ मत बोलिए। मैंने नहीं अहमद कहा। साहब, एडीजी का नाम नहीं बता पा रहे आप। अरे एडीजी का नाम नहीं बता पा रहे आप। अहमद साहब, आप बंगाल की बात करें तो ठीक है। अहमद साहब, उस एडीजी से ज्यादा 100 गुना ज्यादा मैं जानता हूँ। सुन लीजिए, उन आईपीएस अधिकारियों को ना तो नाम बताया, हाँ। ना कोई जांच तो कराई। बोल कह दिया, ऐसे तो कोई भी कह देगा जांच कुछ। तो करानी चाहिए। अरे कौशिक जांच साहब, एडीजी आप से लिख पूछताछ तो होनी दीजिए, चाहिए। आप दीजिए लिख के जांच कराते हैं। देख लीजिए। अरे अरे आप हमारे हवा कहने में- से क्या होगा? हवा में हम तो इतना बातें लिख के दे देंगे कि आप जांच कौशिक कराके साहब नहीं सुनिए दीजिए ना, ना। मेरा अब टाइम, सुन मेरे को अब बंगाल बंगाल पे के बात सवाल करनी पाते है, हैं। अब मेरे को बंगाल पे बात करनी है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की निकलेगी, अतीक अहमद से लेकर न जाने क्या क्या नाम आएंगे, मेरे पास आज समय नहीं है, मैं बंगाल की बात करने आई हूं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के किस्से सामने आएंगे, आपको लगेगा कि फिर बात होगी और दूर तक जाएगी। मत कीजिए आप ऐसे, मत कीजिए ऐसे ऐसे किस्से सामने आएंगे, शर्मसार हो जाएंगे आप। मत कीजिए आप ऐसे, जानते नहीं है, अहमद भाई खाना मत खाया कीजिए आप बैठे हैं ऐसे। साथ हाँ में। ठीक, इसे आप तो अतीक के साथ भी खाया है। यही है, अतीक के साथ भी बैठे हैं। अहमद जी, मत कीजिए आप ऐसा। मैंने आज तक अतीक के साथ नहीं खाया। किनके साथ सुन जानते लीजिए, हैं? मैंने आज तक अतीक के साथ चाय भी नहीं पी। तो आपने नहीं, हमने लेकिन पिया आपने है। खाई है, हमने पिया है। हम समझते हैं हमने चोरे पिया। जब चोर जेल में भाई। इंटरव्यू लेने गए थे तो डीएमएस सुनिए। ने पैर छुए हमारी आंखों के सामने। मुलायम सिंह की सरकार थी, ये भी हमने हाल देखे वहां पे। ठीक है कौशिक साहब, मैं खेमचंद जी के पास जाऊंगी। कौशिक साहब, खेमचंद जी के पास जाऊंगी। चोरे चोर मौसेरे भाई। खेमचंद जी, मुझे ये बता दीजिए, नहीं, बात वो बार बार बंगाल चल वाली रही है। आपने बंगाल आज वाली बात- टाइम चला गया। आपका टाइम चला गया साहब, साहब जब आपका टाइम चला गया। खेमचंद जी, खेमचंद ममता दीदी जी, वहाँ ऐसी है। कौन सी तो 4 बड़ी मस्जिदें बची चीजें हैं, हैं खानकाहें जो बची लोगों को हैं, ये लगे कि आप मदरसे सत्ता बचे में हैं। आएंगे तो वो पूरी होंगी, सुरक्षा मिलेगी, माहौल बदलेगा। 15 साल और पिछले 35 साल में जो कुछ हुआ है, बंगाल आगे नहीं बढ़ पाया है, नौकरियां नहीं है, फैक्ट्री नहीं खुली, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पे आप खरे उतरेंगे और कितने समय में उतरेंगे?
देखिए, हमारी जो प्रायोरिटी है वहां पे एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। दूसरा, वहां पे जिस तरीके से जो इंडिजिनियस पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, उनका हक वहां पे जो इंट्रूडर्स हैं, घुसपैठिए हैं, उन्होंने मारा हुआ है, गांव के गांव कब्जा रखे हैं, लाखों एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है। जो भारत के नागरिक नहीं है उनको वहां से बाहर निकालना है, आइडेंटिफाई करना है। तीसरा, बहनों को सुरक्षा देना है, बहनों को एम्पावर करना है। जिस तरीके से करोड़ों बहनों को हम लोगों ने लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से पूरे देश में बनाया है, वैसे ही बहनों के समूह वहाँ पे बनेंगे और लखपति दीदी बनेंगी। हम पीएम आवास योजना के तहत वहाँ पे पक्के घर देंगे। जो आदमी झोपड़ियों में पश्चिम बंगाल में लोग रहते हैं उनको हम पक्के घर दें। आप तो हमसे निकाले थे, आप रोए, आपकी पार्टी रोई। आप इलॉजिकल बात करना बंद करिए, आप जरूर बात करना बंद करिए। हम पश्चिम बंगाल में आएंगे, पक्के मकान देंगे। जो आज वॉश कंडीशन में हमारे इंडिजीनियस पश्चिम बंगाल के निवासी रह रहे हैं उनको पक्के घर दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल इस बीच में एक बड़ी खबर है, आईपैक पर ईडी रेड मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, संवैधानिक तंत्र ध्वस्त होने का आरोप, ईडी के तर्क के दूरगामी परिणाम संभव, सुप्रीम कोर्ट, और इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति संभव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने भी दलील संवैधानिक तंत्र ध्वस्त करने का दावा किया है। ईडी की भी जो दलील थी और इसके साथ आईपैक केस में कानून के शासन का उल्लंघन। ईडी, मैं आपको फिर बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर, आईपैक केस में कानून के शासन का उल्लंघन। पूरी बात समझने के लिए हम चलते हैं सुमित कुमार के पास, हमारे संवाददाता। सुमित जी, इस पूरे मसले को समझाइए। देखिए, आईपैक ईडी रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है कि संवैधानिक तौर पर संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का तर्क दूरगामी परिणाम दे सकता है, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दरअसल ईडी बार बार इस पूरे मामले में अपनी दलील जो है वो रख रही है, लेकिन ईडी ने भी साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का दावा वो नहीं कर रहा है। और सॉलिसिटर जनरल ने ईडी की ओर से ये भी साफ किया कि आईपैक मामले में कानून के शासन के उल्लंघन था। इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से साफ तौर पर कहा कि आप संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का अगर आप तर्क दे रहे हैं तो ये दूरगामी परिणाम दे सकता है, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ईडी ने यहाँ साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईडी के रेड में जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो दखल दिया था वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में जो है वो देखा जा सकता है, और कानून के शासन का ये उल्लंघन है, ना कि संवैधानिक तंत्र की विफलता का। तो निश्चित तौर पर कल इस पूरे मामले में ममता सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी, और यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो ईडी की जांच में और रेड में जाकर दखल दिया, कहीं ना कहीं यह बिल्कुल सही नहीं था, और लोकतंत्र के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है कि केंद्र और राज्य जो हैं वो आपस में टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न करे। तो फिलहाल इस पूरे मामले की अगर बात की जाए कि कल की जो तल्ख टिप्पणी थी उस पर आज ममता सरकार के वकील ने सॉलिसिटर जनरल पर हमला बोला है, और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में जो ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो दलील दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अदालत कार्रवाई का इस्तेमाल राजनीतिक अभियान के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है लगातार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में देखने को मिल रहा है। तो आईपैक को राहत की तरह देखा जा सकता है आईपैक के लिए? देखिए, फिलहाल अभी ममता सरकार का कहना है कि ईडी की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य नहीं है, यानी कि मेंटेबल नहीं है, और इसी पर ईडी की ओर से जो है वो दलील दी जा रही है। सॉलिसिटर जनरल की जो दलीलें हैं वो आज सुबह से ही शुरू हुई थी, क्योंकि कल जो इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई थी वो ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दलीलें कंप्लीट हो गई थी। आज ईडी की ओर से दलील देना जो है सॉलिसिटर जनरल ने शुरू किया है। यहाँ सीधे तौर पर ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर जानकारी देने के लिए। और एक बार फिर मैं चर्चा की तरफ आगे बढ़ती हूँ। आदेश भारद्वाज, नेता कांग्रेस। आदेश जी, इस समय जिस तरीके से चुनाव का पूरा माहौल आगे बढ़ रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप टीएमसी के डिस्पोजेबल पर हैं, टीएमसी के कंधे पर बैठकर, पीठ पर बैठकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपना जमीन जनादेश खो चुके हैं। प्रीति जी, वास्तविक
तंत्र में विश्वास रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको अलाउ करता है। ये आंकलन बड़ा सहज है कि कौन किसके कंधे पे चुनाव लड़ रहा है, ये आप कोई भी अपने ढंग से आंकलन कर सकते हैं, लेकिन आज आंकलन जो भी मीडिया के साथी हमारे कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसा झलकता है कि जैसे सरकार को लेके आगे चलते हो। वास्तविकता ये है कि जो पत्रकारिता है कहीं ना कहीं वो धुलमिल हो गई है। पत्रकारिता ये नहीं कि सरकार के भोंपू बन जाए, पत्रकारिता ये है कि जो सरकार छिपाती है वो पत्रकार बताते हैं। ये देश में अभाव चल रहा है इस चीज का, और कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक पार्टी को किसी को लाभ और नुकसान हो सकता है, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है आदेश भारद्वाज जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं सोच रही थी कि हिमाचल की सरकार के कुछ अच्छी बातों की तारीफ करूं, पर मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि आप मुझे सरकार का भोपू तो कह ही रहे हैं, आप वहां भी कह देंगे कि हम सरकार के भोपू हैं। और आदेश जी थोड़ा सा बस यही आपको सीख दे देते हैं, आप जब भी किसी ऐसे पैनल में आए तो थोड़े आंकड़ों की तैयारी करके आए। राहुल जी कहीं जाते नहीं है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ आप राहुल जी का ये तो बता नहीं सकते कि इतने दौरे कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी मेहनत नहीं कर सकती, इसलिए आपके पास दलीलें नहीं है, फिर भी कुछ तैयारी करके आए, पुरानी बातें लेकर आए कि इंदिरा जी और नेहरू जी के समय क्या हुआ था, कुछ तो लेकर आए, एक ही एक बात मत रिपीट किया करें। दूसरा मेरे साथ राम प्रकाश पांडे नेता टीएमसी मौजूद हैं। राम प्रकाश जी, के मुंह में दही जम जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राम प्रकाश जी नाम नहीं है शायद आपका, भूल गए आप। राम प्रकाश जी, आप इस समय जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, ये पहला फेज है, ये माना जाता है कि ये बीजेपी की तरफ थोड़ा झुकाव रखता है नॉर्थ बंगाल, और अब अगला जो फेज आएगा वो जंगल महल और तमाम, वहां पर ममता दीदी अपनी पकड़, आदिवासियों का वोट जाता है, बीजेपी भी कर रही है। तो इस पूरे माहौल में आपको लगता है कि फर्स्ट फेज बीजेपी की ज्यादा अच्छी पकड़ है बजाय कि आपकी? क्योंकि क्योंकि आपने चाय बागान के लेबर्स के लिए कुछ नहीं किया, आपने गोरखालैंड के लिए कोई एक बात ढंग से नहीं रखी, दार्जिलिंग के लिए कुछ नहीं किया, दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बनाने की बात की थी, आप दार्जिलिंग को दार्जिलिंग की तरह नहीं रख पाए, ये सारे आरोप हैं आप पे। देखिए, मैं एक लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से पश्चिम बंगाल में आई और इन्होंने नॉर्थ बंगाल ने बड़ा इनको सपोर्ट किया, और इनके तीन सांसद भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग से बने, जसवंत सिंह, अहलुवालिया जी, अभी राजू बिस्टा जी, जो गोरखालैंड का कोई मुद्दा ही नहीं है, जब आते हैं तो ये लोग खुद ही बोल देते हैं कि नहीं हम इस चीज को छोड़ के करेंगे। तो और देखा गया कि एसआर में उन गोरखाओं का नाम ही आया है जिनका बहुत नामे कटे हैं, जिसके कारण पूरी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही इनसे खफा है। तो वहां पर जो इनको सीटें इस बार 0 नाकड़े में आएंगे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरा चाय बागान, आप ये कह रहे हैं कि पूरे चाय बागान का लेबर आपको वोट करेगा और गोरखालैंड वाले लोग आपको वोट करेंगे, राजवंशी आपको वोट करेंगे, ये कह रहे हैं आप? जी, इनके आनंद जी महाराज ने खुद, इनके राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने कहा जो भूमिपुत्र हैं राजवंशी कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट के, उनके नाम एसआर में कटे हैं, भूमिपुत्र हैं, और उनके लिए इन्होंने 2 शब्द नहीं कहे हैं, उनके लिए 2 शब्द इनके मुंह से नहीं निकला है। तो पश्चिम बंगाल की जनता अच्छे से जान गई है कि ये इनका चेहरा क्या है। आप आखिरी बार दार्जिलिंग कब गए थे? राम प्रकाश जी, आखिरी बार दार्जिलिंग कब गए थे आप? मेरा घर ही दार्जिलिंग के बगल में है। ठीक है, कभी आप दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग कितने घंटे में पहुंचते हैं? सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग कितने घंटे लगते हैं आपको पहुंचने में? सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग 3 घंटे की रास्ता है मेरे सिलीगुड़ी से। आप जाना चाहिए आपको, वहां की टूरिस्ट वहां पर जब पहुंचता है तो 6 घंटे पहुंचता है। सकड़ी सड़क है, सड़क बेहतर नहीं है, ट्रैफिक का इशू है, पानी का इशू है, बिजली का इशू है, बहुत बुरे हालात हैं साहब, समझिए। और प्लीज बैठकर सिर्फ ये मत कहते रहिए कि दार्जिलिंग में हम जीत जाएंगे, सांसद आया। 3 बार सांसद दिए गए, उन्होंने दिया तो सड़क की रास्ता और क्यों नहीं बनाया इन्होंने? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सांसदों की जिम्मेदारी है। जानते नहीं है सरकार टीएमसी की थी या बीजेपी के सांसदों की थी? सरकार टीएमसी की थी या बीजेपी के सांसदों की थी? केवल ये विकास की गाड़ी घूम गई है कहीं पर। राम प्रकाश जी, 200 रुपए देते हो आप वहाँ पर? 200 रुपए मिलते हैं एक लेबर को वहाँ पर, 200 रुपए।
पूरे पश्चिम बंगाल में आज वहाँ पे बहन बेटियों के अत्याचार हो रहा है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा है। आज हम उस स्थिति को बदलेंगे। पश्चिम बंगाल के भारतवर्ष का अंग नहीं है। मैं बोलता हूं आज जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे रोड मैप के साथ जा रही है जो विकास का रोड मैप है, इक्वलिटी का रोड मैप है, फ्यूचरिस्टिक रोड मैप है, युवाओं को काम देने का रोड मैप है, बुजुर्गों को इलाज देने का रोड मैप है, बहनों को एम्पावर करने का रोड मैप है। खेमचंद जी ठीक है, मैं आपके पास आ चुकी थी खेमचंद जी। ये तो 4 तारीख को, और अगर नतीजे बदले तो आपसे बात कर लेंगे। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी, देखिए दिनेश सिंह जी, आप शायद दार्जिलिंग गए नहीं गए मुझे नहीं पता। दार्जिलिंग में लेबर की हालत खराब है, टूरिज्म के नाम पे कुछ नया पिछले 10 साल में नहीं हुआ, टॉय ट्रेन की हालत खराब है, वहाँ छोटे छोटे जो वेजेस वाले लोग हैं उनको 200 रुपए दिन दिहाड़ी नहीं मिलती। ये तो हालात है। दीदी किसे बोला जाता है? सुनिए अगर भारतीय संस्कृति के बारे में जाता है तो एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी की बात करते हैं तो शब्द बोलने का मतलब क्या होता है? उस टाइम बोलना चाहिए ना। इसको राम प्रकाश जी, आपकी बात मैंने सुन ली है। राम प्रकाश जी, आपकी बात मैंने सुन ली है। सुनिए, देखिए सबसे पहले क्या है कि जैसे जिस तरीके से मतलब 3 बार की सरकार वहाँ पर टीएमसी की रही, तो आप लोगों ने क्या करने का काम किया, किसी कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों ने सिर्फ केंद्र की जो योजनाएं थी उनको ब्लॉक करने का काम किया, और पूरे जैसे जहाँ जहाँ बाकी जगह पे जहाँ पर भाजपा की जो सरकारें रही, तो पूरे तरीके से मतलब जैसे कि रोड का, पुल का, इन सब का जैसे आदित्य जिक्र कर रही थी। दिनेश सिंह जी, मैं बीच में बस एक बात, पूरे सिलीगुड़ी के 500 से ज्यादा चाय बागान मर गए हैं और वहां पर माइनिंग खनन चल रहा है। दिनेश सिंह जी, देखिए उसको देखने का काम, जैसे टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं तो इनको देखने का काम बनता था कि पूरे तरीके से अधिकार क्षेत्र जो था वहाँ पर, जैसे मतलब मन के ममता दीदी का था, तो आपको देखना चाहिए था। और ममता दीदी जो है वो तो पूरे तरीके ग्राउंड लेवल पे पूरे तरीके से सक्रिय रही हैं, और उन्होंने वाम दलों से लड़ाई की, तो वाम दलों में ज़्यादातर बेचारे मजदूर के लोग तो थे वैसे। उसके बाद उन्होंने आपकी तरफ शिफ्ट करने का काम किया, आप पे भरोसा जताया, और आप लोगों ने सत्ता उनसे छीनी। उसके बाद आप लोगों ने उनके साथ में छल करने का काम क्यों किया? आप उनके साथ अगर चाय बागान वाले लोग थे या लेबर्स जो थे वो आशा भरी दृष्टि से आपकी तरफ देख रहे थे, आप लोगों ने उनके लिए क्या करने का काम किया? 200-300 रुपए अगर उनको वेजेस अगर मिलते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं कल्प्रिट हैं उसको लेकर के। तो कहीं आप इसको समझते, देखते, अगर आपके आंखों में अगर आंसू आते तो आप समझ पाते हैं। लेकिन आपको दर्द क्या, आप लोग अपने समय में कट मनी लेने में लगे हुए थे। आईपैक के दफ्तर पे जब छापा पड़ता है तो उस टाइम पे दीदी वहाँ पहुँच जाती हैं और वहाँ पे छीन झपट करने का काम करती हैं, लेकिन बाकी वो बेचारे गरीब जो वहाँ पर जूझ रहे होते तो उनके बीच में जाने काम क्यों नहीं करते? तो देखना समझना पड़ेगा। चाय बागान की प्रेग्नेंट महिला 2 बच्चों को गोदी कंधे पर लेकर ओजन कर रही होती है, और एक महिला को दूसरी महिला का दर्द नहीं पता होता है। मैं आऊंगी सुनील कौशिक जी के पास। सुनील कौशिक जी, राजनीतिक बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन इस बीच में ये तस्वीरें, वॉर रूम बीजेपी, आपको सीधे लिए चलते हैं, तस्वीरें जहां पर अमित शाह मौजूद है। अब आप देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहे आप लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, खासतौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। अमित शाह अपने वॉर रूम पे पहुंचे हैं। ये बूथ लेवल मैनेजमेंट की बात कर लें, वॉर रूम इंफॉर्मेशन, क्या फीडबैक है, उसको देखने पहुंचे हैं। और शायद इसीलिए बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बूथ लेवल मैनेजमेंट, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की पकड़ किस तरीके से। और अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है, हालांकि जाहिर तौर पर असली लिटमस टेस्ट तमिलनाडु चुनाव के नतीजे और बंगाल चुनाव के नतीजे बताएंगे कि वो जो चाणक्य अमित शाह उनकी रणनीति कितनी सटीक पहुंची। लेकिन फिलहाल अपने वॉर रूम पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें अमित शाह जो वहां के लोकल लोग हैं उनसे जो वॉर रूम में तैयार हैं, अलग अलग एरिया का फीडबैक दे रहे हैं, जहां पर ये पूरी जो वोटिंग होती है वहां का फीडबैक, बूथ लेवल पर क्या चल रहा है, कितने लोग पहुंचे, पन्ना प्रमुख, ये तमाम बातें और पूरा फीड। अगर कहीं पर अहिंसा हो रही है, हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, माफ कीजिएगा, वहां की सारी तस्वीर ये इस जगह आती है वॉर रूम। तो किसी भी पार्टी के लिए उसका वॉर रूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कांग्रेस के वॉर रूम को भी बहुत क्लोजली मुंबई में, राजस्थान में कवर किया है। वॉर रूम रीढ़ की हड्डी की तरह होती है।